तो दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कृति उपाध्याय साहबा। कृति साहबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चीमा साहब मुझे बुलाने के लिए। कृति आप जो है वो वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्चर हैं और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान अमेरिका यू इंडिया ताल्लुकात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखती हैं और इसके साथ साथ जो भी इंडो पैसिफिक में डेवलपमेंट सारी उस पर बड़ी गहरी नजर रखती हैं। कृति मैं अभी देख रहा था कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि 11 अप्रैल को अमेरिका और इंडिया का 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर अमेरिका आ रहे हैं। आप इसको किस तरह देखती हैं, इस डायलॉग को, इस 2+2 को, जबकि अमेरिकन जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इंडिया के ऊपर लगा चुके हैं। तो आप इस डायलॉग को किस तरह देख रही हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वाले से? जी बिल्कुल, ये आप देखेंगे पहला 2+2 डायलॉग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जैसे कि 2018 से लगातार डायलॉग हो रहा है, तो पहला मिनिस्टीरियल जो हुआ था 2018 में, 2019 में, फिर 2020 में। ये अब 1.5 साल के जो गैप के बाद हो रहा है। कई इश्यूज थे, जैसे कोविड चल रहा था, उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे इंडिया में। दूसरी बात, यहाँ पे भी जो है जो मेयर गारसेटी हैं उनके नॉमिनेशंस को लेके चीज़ें चल रही थी, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था, इसलिए चीज़ें पुश ऑफ हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि फाइनली जो है दोनों साइड्स आ रही हैं साथ 2+2 के लिए। 2+2 डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी, एंड हम लोग बाद में भी उस बारे में बात करेंगे, जो जो अचीवमेंट्स रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स रही हैं 2+2 डायलॉग की। जहाँ तक इस डायलॉग की बात है, मेरे ख्याल में कई लोग कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में हो रहा है क्या हो पाएगा, कुछ अचीव भी कर पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही वक्त पर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि कुछ तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कई कुछ लोगों से। वैसे तो मुझे लगता है कि जो अपर एचेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट में लोग हैं वो समझ रहे हैं इंडिया की पोजीशन को, इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टांस को। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं ये सब, स्पेशली वॉशिंगटन डीसी में, तो उस नज़रिए से मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मैसेजिंग होगी कि जो भी हो जाए, कुछ अगर हमारे बीच में छोटी मोटे मतभेद भी हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो पूरा का पूरा संबंध है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये मैसेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए कि कुछ भी हो जाए हम लोग साथ हैं, और मोमेंटम जो है रिलेशनशिप में वो लगातार बरकरार रखेंगे। अच्छा कृति, ये बताइएगा, रिसेंटली मुझे याद है कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई वॉशिंगटन में, तो उसके बाद जब सेक्रेटरी एंटी ब्लिंकन ने विजिट करना शुरू किया इंडो पैसिफिक कंट्रीज का, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि खास करके इंडो पैसिफिक के, खास करके क्वाड के ममालिक को कहा कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, जिसमें जारी बात है अमेरिका खुद है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप इसको क्या रीड करती हैं जब एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्वाड ममालिक को या अपने इत्तेहादियों को कहे कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए? तो इससे क्या मुराद है? इकोनॉमिकली, मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली, एकेडमिकली, रिसर्च में, यानी कैसे आप देखती हैं कि इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जाए? ये क्या, इससे क्या मुराद आप लेती हैं? देखिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो ये बात भी है कि हर किसी को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा इंडिया के स्टांस के बारे में। आप देख लें पूरे क्वाड में सब के सब मिलिट्री अलायंस में है कि नहीं? सब ऑलरेडी नेटो में है, अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस में। इंडिया महज एक क्वाड पार्टनर है जो कि किसी अलायंस में नहीं है। दूसरी बात, इंडिया उस तरीके का भी डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है लेकिन उस तरीके का डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये कमेंट्स एक अकोमोडेशन की तरीके से भी देखे जा सकते हैं, और इस तरीके से भी देखे जा सकते हैं कि कैसे हम, जैसे इंडिया अब बड़े स्तर पर आ रहा है ग्लोबल स्टेज पे, तो उसकी कैसे क्वाड में भी मेन स्ट्रीमिंग हो। अब आप देख लें अभी, चाहे वो डिफेंस को ही आप देख लें, अभी सारी बातें हो रही हैं रशिया पे डिपेंडेंसी की और इन सब चीज़ों पे। लेकिन आप सिप्री की फिगर्स उठा के देख लें तो इंडिया ने तो एक्चुअली में कम किया है अपना रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और उसी अबाउट 53% कम किया है, और उसी दौरान जो है काफ़ी इंक्रीज किया है वेस्टर्न कंट्री से, चाहे वो यूएस हो जाए, फ्रांस हो जाए, इसराइल हो जाए। लेकिन अब भारत को ये भी समझना है कि एक एक निर्भरता को आप हटाने के लिए दूसरी निर्भरता पे ना चल जाएं, तो वो आत्मनिर्भरता भी यहाँ पे जो
चल रहा है भारत में वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भारत को भी अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए हमारा जो फ्यूचर है किसके साथ है। पास्ट के जो टाइज थे वो रशिया के, रूस के साथ थे, सबके साथ थे, लेकिन आने वाले आप सभी सभी जगह पे देख ले, चाहे वो जो बच्चे आते हैं इंडिया से, ज्यादातर वो पसंद करते हैं यूएस में ही पढ़ना अब, या वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ना। ट्रेड टाइज अभी सबसे ज्यादा जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं। आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सारे यहाँ से आ रहे हैं, और जिसमें कि इंडियन अमेरिकन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स की भी बात करते हैं, इस समय जब कोविड हुआ तो सबसे पहले हमने यही देखा ना कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था उसे लगा कि हमारी एक चीन पर एक निर्भरता हो गई है। और ये तो सबके ही, सारी वेस्टर्न नेशन सबके ही हित में है कि एक जगह से डिपेंडेंसी ना हो, उसे हम डाइवर्सिफाई करें। तो मुझे लगता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को देना कोई ऐसा हर ही किसी के हित में है। वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो हर किसी के हित में, चाहे वो हम साथ में काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो गए क्वाड स्कॉलरशिप्स में, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हो गया जैसे यूएस इंडिया डीटीटीआई के तहत करते हैं, या फिर जो आपके सारे 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं क्वाड के अंदर उसके तहत हो गया। तो मुझे लगता है उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को आपको उस नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा कृति सर, ये बताइएगा कि जब जो 2+2 है, सारी बात है, ये फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है के लेवल पे है, तो इट मींस के जो अमेरिकन हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में इंडिया को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड मिनिस्टर बीच में होता या इकोनॉमी की चीजें देखनी होती तो वो एक पता चलता भाई इसकी डायरेक्शन ये है। सो व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, तो इससे मुराद क्या है? सिर्फ चाइना है या इससे मुराद जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है? और काइंडली जरा बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब हैं, तो किन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर एक कोई डिस्कशन या डायलॉग या एक टॉक या एक बात हो सकती है? देखिए 2+2 को तो आपको ये डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इन सब चीज़ों के ही नज़रिए से देखना होगा। जो आप कमर्शियल टाइज की बात करते हैं तो उसके लिए अलग फोरम मौजूद हैं, चाहे वो आपका यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग हो गया, सीईओ फोरम हो गया, या फिर ट्रेड पॉलिसी फोरम हो गया। तो वो अलग जो है फोरम्स और जगह हैं जहाँ पे ट्रेड रिलेशंस की बात होती है। तो यहाँ पे फोकस जो है वो ज़्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर ही रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए यूएस और बाकियों का तो हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि वो इंडिया को और अपने पास लाएं, लेकिन और वो तो अब सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है, वो तो कमेंट सार्वजनिक तौर से भी आपको देख ही रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं इंडिया हमारी तरह वोट करे, इंडिया हमारे एक स्टैंड ले, हमारे जैसा स्टैंड ले। लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की अपनी एक विदेश नीति है, राष्ट्र नीति है, और वो उसके हिसाब से चलेगा। तो चाहे दबाव तो देखिए जरूर होंगे, लेकिन वो इंडिया के ऊपर भी है कि उन दबावों में आता है कि नहीं, और मेरे ख्याल में वो नहीं आएगा। जहां तक मुद्दों की बात है, तो आप देख लें ज्यादातर जो है अभी सारा फोकस इंटरऑपरेबिलिटी पे है। तो इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी है, देखिए जब आप डिफेंस ट्रेड करते हैं तो वो डिफेंस ट्रेड ज्यादा तभी हो पाता है जब आपके सिस्टम एक दूसरे से बात कर सके, एक कंपैटिबिलिटी हो। और वो बस वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आप देख लें पहले हमने लमुआ जो लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट होता है वो साइन किया, फिर इन 2+2 का तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि इनने जल्दी जल्दी ये सारे फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन करवा दिए। तो जैसे 2018 में हमने कॉमकासा साइन किया यूएस इंडिया ने, जिसके आप जो है आपके सिस्टम्स बेटर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ज़्यादा हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है यूएस इंडिया को दे सकता है। फिर आपने आईएसए साइन किया 2019 में, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। इससे क्या होता है कि एक गारंटी मिलती है यूएस कंपनीज को कि अगर हम अपने बहुत ही हाईटेक चीजें इंडिया को दें तो वो इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज में नहीं आएंगे। फिर अभी रिसेंटली जब 2020 में हुआ, हमने बेका साइन किया, जिससे इंडिया की जो मिसाइल्स और एयर वॉरफेयर की जो प्रिसीजन है वो और सटीक हो जाएगी, क्योंकि यूएस ने हमें जियोस्पेशियल मैप्स और
बाकी चीज़ों की एक्सेस दी। लेकिन ये अब एक एग्रीमेंट साइन करने से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, उसे आपको ऑपरेशनलाइज भी करना होता है। और आप देखेंगे ISA कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट ईयर, ये सब। तो आई थिंक अब सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर बातें यही होंगी कि हम इन्हें कैसे ऑपरेशनलाइज करें, इन्हें कैसे इनका अच्छे तरीके से जो है उपयोग करें। दूसरी बात होगी आपकी डिफेंस ट्रेड की। जैसे आप जानते हैं, पिछली बार भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि डिफेंस एकमात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे US इंडिया के टाइज बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो 2008 में ही जो 200 मिलियन तक की कुछ ट्रेड पाइपलाइन थी, शायद उतनी भी नहीं, वो आज 20 बिलियन से भी ज्यादा की है। और कई डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी जो है साइन हो चुके हैं, लेकिन FMS सेल्स जिसे हम कहते हैं US में, फॉरेन मिलिट्री सेल्स, वो अभी पाइपलाइन में है। तो उनकी भी बात हो सकती है, जैसे कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ फाइटर जेट्स हैं, ये सब है, उनकी बात होगी। लेकिन देखिए, अब हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा, और यथार्थ यही है कि अभी जो है पूरी दुनिया की नज़र जो है वो रूस और यूक्रेन पे है, और वो मुद्दा बिल्कुल ही जो है ओवरशैडो करेगा 2+2 को। तो ये तो मैं बिल्कुल ही उम्मीद रखती हूँ कि जहाँ इंडो पैसिफिक की बातें होंगी, डिफेंस की बात होगी, इंटरऑपरेबिलिटी की बात होगी, वहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यूक्रेन और रूस का ज़रूर होगा। जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं, अमेरिका भी इंडिया से कुछ उम्मीदें करता है, उन उम्मीदों को वो बयां करेगा, लेकिन वो भारत के ऊपर है कि वो बाकी क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए मुझे लगता है जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा इस 2+2 के बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो प्रेस रिलीजेस US से आए और जो इंडिया से आए, तो आई थिंक उसे कंपेयर करना भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा। अच्छा, ये तो आपने बताया कि इंडिया का और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो 200 मिलियन से 20 अरब डॉलर पे चला गया, बहुत जबरदस्त। लेकिन जाहिर बात है, रिसेंटली जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में या अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई वो S-400 था, जी जिसकी वजह से एक पता चला जी कि जो इंडिया है वो कितना, और जाहिर बात है यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स हैं या जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने ये बात कहना तक कही कि जी इंडिया को वन टाइम ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें उसको। मतलब जिस तरह वो काटसा रूल्स के अंदर ना लाया जाए, कुछ सैंक्शंस ना हो, ये वो जिस तरह बाकी जैसे टर्की के ऊपर उन्होंने किया वो चीजें ना हो। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस जो है वो डिफेंस सिस्टम अगर थार्ड है, पैट्रियट है, वो अमेरिका से नहीं ले सकते, वो जाके रशिया मॉस्को से उठा लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शायद ये चाइनीज के पास भी है तो ये लेना जरूरी था, या आप समझते हैं कि वो डिफेंस सिस्टम इंडिया में उस तरह काम नहीं कर सकता था, या कि अमेरिकन ने ऑफर नहीं किया? जारी बात है, बात तो हुई होगी, लेकिन एक जो डिफेंस सिस्टम ही है इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा था अगर अमेरिका से ले लेते। तो इसमें क्या ऐसी हर्डल है? क्योंकि बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो जिसे कहते हैं ना, अमेरिका अपने फ्रेंड्स को भी देना पसंद नहीं करता, जिस तरह UAE को F-35 के हवाले से मिसाइल पैदा हुए, उन्होंने लेना बंद कर दिए इस तरह। तो ये मेरे ख्याल है S-400 की बात भी होगी, तो जायज है कि अमेरिका से लेता और रशिया से क्यों ले रहा है, इसमें भी थोड़ी बात। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। और अगर मुझे थोड़े से आप समय दे दें, क्योंकि 2-3 सारे समय आपके हैं। 2-3 चीजें इसमें, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था पूरा कैट्सा को समझाते हुए। और मैंने खुद पेट्रियट मिसाइल्स देखी हुई हैं पेरिस के बाहर जो है। तो इसमें कई मुद्दे हैं। पहली बात तो अमेरिका और US में हमेशा ये रहा है, आप याद करें MMRCA डील, अगर लोगों को याद रहे, तब क्या हुआ था कि तभी न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था, और तभी MMRCA डील का टेंडर निकला था। और अमेरिका में सबको लगा भैया हमने तो साइन कर दिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये डील तो हमारी। लेकिन हर चीज एक प्रोसेस से होती है। इंडिया में एक पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, एंड मैं मानती हूँ उसमें कुछ कमियां भी हैं। बहुत लंबा समय लगता है। देखिए उस समय की MMRCA डील, अब जाके हमें रफेल मिले। तो तब हमने रफेल ले लिया था ना, US का MMRCA नहीं लिया। तो तब भी ये बहुत हुआ था कि इंडिया ने हमसे क्यों नहीं लिया, जबकि हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दिया। ये एक मतभेद US इंडिया में हमेशा रहा है, और उसकी जड़ ये नहीं है कि हम एक दूसरे से के साथ काम नहीं करना चाहते, उसकी कुछ और भी जड़ें हैं। तो पहली बात तो एक इंडिया का एक पूरा का पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। तब भी जो था, जब US के फाइटर जेट्स आए थे और फ्रांस के, तो जो कैपेबिलिटीज इंडिया को चाहिए थी वो रफाल दे रहा था, इसलिए हमने
टेंडर में रफाल को दिया। अभी भी जब इंडिया को एंटी मिसाइल सिस्टम्स चाहिए थे, तो बकायदा एक पूरा टेंडर निकला, उसमें जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए, क्या रेंज चाहिए आपको, कहाँ आप उसे डाल सकते हैं, आपको जो भी तमाम टेक्निकलिटीज होती है, मुझे तो उतना ज्यादा टेक्निकल पता भी नहीं है, तो वो सब कुछ उसमें रहता है। तो जहां तक मेरी समझ है, पेट्रियट मिसाइल जो था उसमें उतनी वो जो था वो इंडिया के लिए उस समय S-400 बेहतर था उस स्पेसिफिकेशंस को लेकर। दूसरी बात यह भी है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का हमेशा मुद्दा रहा है यूएस इंडिया में। यूएस भी देना चाहता है, इंडिया भी लेना चाहता है, लेकिन यूएस और इंडिया की डिफेंस की जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत डिफरेंट है। इंडिया में तो पब्लिक सेक्टर है डोमिनेटेड, रशिया में भी वैसा है, यूएस में पूरा प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट यदि चाहे भी, अब जैसे आप देख लें F-35 हो गया, इंडिया कब से चाह रहा है F-35, नहीं हो पाता। और तो कई एडवांस डिफेंस चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं जो अभी भी बहुत मुश्किल रहता है इंडिया के लिए लाना, क्योंकि उसमें कुछ और जो है कंसर्न्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के कंसर्न्स होते हैं। और दूसरा ये भी चीज़ है कि इंडिया का जो जिस तरीके से डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है इंडिया में, तो आप कोई सिस्टम कहीं से लेके उसके ऊपर किसी और कंट्री का रेडार डाल के कुछ और, तो हम लोग तो है ही जुगाड़ की कंट्री, और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है हमारा, उसे लेके पैसों से भी हमारे बच जाते हैं, काम भी हमारा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो वो सब भी बातें हैं, उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी लगता है ये रिस्क ना हो जाए कहीं, को मिंगलिंग जो है टेक्नोलॉजी की, उससे कोई रिस्क ना हो जाए, हमारे सिस्टम्स अगर कुछ एडवांस हम दें तो वो कहीं रशियन या किसी और सिस्टम से बात ना, तो उनके भी जो है लाजमी है कंसर्न्स। तो ये सब बातें हैं, ये नहीं है कि हम उनसे खरीद नहीं सकते थे, वो हमें दे नहीं सकते थे। तमाम 4-5 बातें हैं जिस हिसाब से ये हो गया। और आप देखें S-400 जी बिल्कुल चाइना के पास भी है, लेकिन जो S-500 की बात हो रही है, रशिया कह रहा है वो सबसे पहले हमें देगा, और जो सिस्टम्स होंगे वो जो चाइना या इंडिया को भी देता है, उसमें कुछ देखिए कस्टमाइजेशंस तो होते ही हैं। दूसरी बात जो कैट्सा की हुई, तो कैट्सा वेवर, जो कैट्सा है, जो सैंक्शंस हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, वो इंडिया पर आ सकती हैं, क्योंकि जब इंडिया डिलीवरी लेगा S-400 की, और कुछ डिलीवरीज शुरू हो चुकी हैं। आप याद करें जनवरी जब साल शुरू हुआ था, तो पंजाब में कुछ सिस्टम्स आने लगे थे। मुझे अभी स्टेटस नहीं पता कि वो कैसे, क्योंकि देखिए सिस्टम आते हैं फिर असेंबल होते हैं, वो रशियन जो होंगे टेक्नोलॉजिस्ट वो भी होंगे यहाँ पे, वो सब करेंगे। तो अब जो कुछ हो रहा है मुझे स्टेटस नहीं पता कि कितना वो लोगों ने किया है, कब टेस्टिंग करेंगे। तो जब टेस्टिंग, मेरे ख्याल में जब टेस्टिंग होगी सिस्टम की, तब ऑटोमेटिकली सैंक्शंस आ जाने चाहिए, अनलेस एक वेवर जो है डाला जाएगा। अब आप जब वेवर पहली बात हुई थी वेवर की, तो कहा गया था इंडिया, और इंडिया ही नहीं, इंडिया जैसे भी कुछ देश हैं जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जो कि रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं, और वो यूएस के भी पार्टनर्स हैं। तो देखिए सेकेंडरी सैंक्शंस में तो बहुत मतभेद यूएस में भी है, क्योंकि यूएस की हिस्ट्री रही है सेकेंडरी सैंक्शंस डालने की, और यूएस के अंदर भी कई लोग कहते हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी हार्म कर देते हैं। तो वो एक अलग चल रहा है चर्चा सेकेंडरी सैंक्शंस पे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही है कि क्योंकि उस समय ट्रंप ने डाला था, क्योंकि रशियन मिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग इन इलेक्शंस की बात हो रही थी, और अब ये जो कैट्सा है, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, कैट्सा एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है हमारे रिलेशनशिप में अभी, और अगर ये सैंक्शंस आ जाएंगी तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है यूएस इंडिया रिलेशंस में। मुझे नहीं पता किस हद तक कैट्सा की बात होगी इस 2+2 में, वैसे तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक दोनों साइड्स, आपने सुने होंगे सारे स्टेटमेंट्स, कोई भी यूएस साइड कभी भी खुल के बोल के नहीं आ रही कि हम लोग वेवर देंगे क्या नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में तो जब वेवर आएगा तो वो अचानक ही आएगा, और जहाँ तक मेरी समझ है, जितना मैंने कैट्सा को पढ़ा है, अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट का ही डिसीजन है वेवर देना। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ही हमारे रिलेशनशिप में, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी छोटा सा सवाल करूंगा, और वो ये है कि जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है सुगा, उन्होंने
उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि जो क्वाड जो पार्टनर्स हैं उन्हें इंडिया को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अब ये जो चीज है कि कि जी ये जो पूरा क्वाड का जो फ्रेमवर्क है ये डैमेज हो सकता है। सो इट मींस कि जापानीज को किसी किस्म की सेंस आई है कि जो इंडिया ने एक पोजीशन ली है, जिसको मैं देख रहा था कि जब फॉरेन मिनिस्टर लेवरव आए इंडिया तो उन्होंने कहा जनाब कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने न्यूट्रल पोजीशन ली। तो और जापानीज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें इंडिया को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। इसका मतलब काफी दरार है या जिसे कहते हैं क्रैक्स हैं। तो आप क्या समझती हैं इस तरह की स्टेटमेंट उन्हें क्यों? आई नो यू आर नॉट अ स्पोक्सपर्सन ऑफ जापानीज फॉरेन ऑफिस, लेकिन फिर भी एटलीस्ट व्हाट डू यू थिंक व्हाई ही हैड टू से दिस? तो मैंने दूसरी तरह से पढ़ा था, क्या हुआ था कि पहले आपको पता होगा वो कुछ शेकी और ये सब कमेंट्स यूएस की तरफ से आए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि नहीं, जो है मुझे उनके एग्जैक्ट शब्द तो याद नहीं है, लेकिन मोटी मोटी तौर पे यही कहा था कि हम लोग समझते हैं इंडिया के स्टांस को। तो मुझे जापान का भी मैंने जो जितना समझा था यही समझा था कि हमें जो है इंडिया को साथ लेके चलना है। इस समय इतनी विषम परिस्थितियां हैं जियोपॉलिटिकल, तो हमें इंडिया के स्टांस के चलते उसे दरकिनार ना करके साथ लेके चलना है। तो मैंने इस तरीके से नहीं देखा था कि जापान जो है वो इंडिया पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है या ये कह रहा है कि नहीं आपको एक कोई स्टैंड लेना चाहिए। मुझे लगा कि वो एक अकोमोडेटिव स्टैंड था, उसी तरीके से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। तो मेरे हिसाब से क्वाड पार्टनर्स तो ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग ही रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया और जापान अंडरस्टैंडिंग रहे हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स आपने भी सुने होंगे, चाहे वो जैन साकी के हों या दलीप सिंह के हों। यूएस से कुछ कमेंट जो हैं उतने मुझे लगता है भारतीयों को उतने अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन बाकी जापान और ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे लगता है कि दे हैव बीन प्रीटी मच अंडरस्टैंडिंग। चले, लेट्स सी। इससे वो आपकी बात सही है कि लेट द कम्युनिकेशंस कम फ्रॉम द इंडियन एंड द अमेरिकन फॉरेन ऑफिस एंड स्टेट डिपार्टमेंट, तो पता चलेगा क्या होता है और किस तरह का आता है। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ी डेवलपमेंट है as far as this India-US relations are concerned. Thank you very much, Kriti Saiba, for your time and for your valuable analysis for my show. Thank you. शुक्रिया।